मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान ला कर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। सर, गरीब मुसलमानों की बात आप लोग कर रहे हो, करोड़ों गरीब मुसलमानों के हित की बात आप कर रहे हो। आपको मुसलमानों की चिंता कब से होने लगी? या आप ही लोग हैं मुसलमानों को चोर बोलते हो? आप ही लोग हैं मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमानों के, महाराष्ट्र में मुसलमानों के मटन के दुकान से आप मीट मत खरीद लीजिए, मुसलमान देशद्रोही है, टेररिस्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। अभी आप लोग मुसलमानों की संपत्ति की चिंता कर रहे हो, आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूँ यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूँ और सब कुछ पढ़ा हूँ, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। कल गृह मंत्री जी का भाषण में सुन रहा था, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2025 के पहले वाली जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं, जो रिक्त जमीनें हैं, उसे बेचकर गरीब महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का कल्याण करेंगे, उनमें पैसा बांटेंगे। रिक्त जमीनें, तो आखिर आप बेचने खरीदी के बात पर आ गए। जिसका डर था कि जमीन बेचेंगे, जमीन खरीदेंगे, या ये जो आपका मूल उद्देश्य है, बिजनेस, व्यापार, उसके ऊपर आए, आप चुप नहीं बैठेंगे, आप जमीन बेचकर ही रहेंगे। धारावी का जो हो गया है अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है। मैं राम मंदिर का नाम नहीं लूंगा। अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हो गया है। केदारनाथ में 300 किलो सोना गायब हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सर, डिफेंस की जमीन आपने बेच दी अयोध्या में, किसको बेच दी? तो आपका पूरा ध्यान जो है, ये जो 2 लाख करोड़ की जमीन है, प्राइम लोकेशंस, वो किसको देने वाले हैं आप? या तो खरीदने वाले एक ही, बेचने वाले भी 2 है, खरीदने वाले भी 1 है। तब अगर आपको जमीन की चिंता है, अगर आपको जमीन की चिंता है, तो हमारे कश्मीर पंडित ही है। अब कश्मीर के हमारे पंडित भाई है, 40,000 कश्मीरी पंडित की अब तक जमीन नहीं मिली है, घर नहीं मिला है। आप उनकी चिंता करो, उनकी घर वापसी नहीं हुई है कश्मीरी पंडितों की, आप उनकी चिंता करो। सर, लद्दाख में चाइना घुसकर हमारे जमीन पर कब्जा कर बैठा है, 40,000 वर्ग किलोमीटर। आप हमारे चाइना के जो कब्जे में जमीन है, आप उसकी चिंता करो। आप हाँ दीजिए, हम रक्षा करेंगे, हमारा देश है। तो ये जो आपने एक बिल लाया है संजय जी,
ये जो आपने बिल लाया है वो आपका उद्देश्य साफ नहीं है। आप वो जमीन का व्यवहार करना चाहते हैं। अभी तो बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें आप करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग हो। व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी भाई साहब। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो बिल लाया, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ये बिल हमारे समाज के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। आप फिर एक बार इस देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, फिर एक बार इस देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन आप ये धंधे बंद करो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा है नीरज जी, आप देखिए संजय बता चुके हैं, उनकी मजबूरी समझिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा। माननीय सभापति जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इस पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष के तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा
कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 36 मीटिंग्स हुई। मैं जगदम्बिका पाल जी से बातचीत कर रहा था तो more than 200 hours have been spent on the joint parliamentary committee activities directly and indirectly. अब ये 200 hours what processes were adopted? अभी हमारे नासिर साहब कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग नहीं हुई या डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं डिस्कशन क्या होता है? आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, यही डिस्कशन होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एग्री टू एवरीथिंग व्हिच यू से। तो इसलिए, और आपके जमाने में 2013 में ओनली 22 मीटिंग्स टुक प्लेस। हमारे रिजू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर, इन्होंने तो बताया लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, वो उस समय तो जम्मू कश्मीर ही था, एक ही था, श्रीनगर जम्मू ले, वहां आप गए। और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमेटी को लेकर के 10 स्थानों पर गए, 10 राज्यों में गए। और अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो 284 स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टिसिपेशन हुआ डिबेट में। और आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में 18 स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई थी। नाउ जस्ट इमेजिन, कहां 284 और कहां 18, कहां सरसरी तौर पर डिस्कशन हुआ और कहां गहराई से डिस्कशन हुआ। कौन से पैमाने, जिन पैमानों पर हम खड़े ना उतरे हो। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 स्टेट्स के वर्क बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था? और यूपीए के जमाने में जब 2013 का बिल आया तो सिर्फ 13 स्टेट्स में बातचीत हुई थी। और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि, और बिल को हम लोकसभा में लेकर के चले आए थे। मुझे एक बात और भी ध्यान में आ रही है जो मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहां कहा जाता है, यहाँ कपिल सिब्बल साहब दिखे थे मुझे, कोर्ट में चर्चा होती है कि व्हेन यू हैव गॉट आर्ग्यूमेंट्स यू आर कंटेंटेड एंड यू स्पीक अकॉर्डिंगली। आप तो जानते ही हैं। और व्हेन यू आर लैकिंग आर्ग्यूमेंट्स you raise your voice to put and you try to sensationalize. मैंने देखा कि डिबेट को बहुत डिविएट करने की, डिरेल करने की। माननीय नड्डा जी, वो ये बात है, इफ यू आर अ लॉयर यू आर स्ट्रॉन्ग इन लॉ, हैमर लॉ। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, हैमर फैक्ट्स। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन नाइदर, hammer the table. Sir, thank you very much. Very good advice. But I'll not hammer the table. I will use my. तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। मैंने सुरेश गोपी जी को भी कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जॉन ब्रिटास वाज वेरी स्मार्ट। सर, व्हाट ही डिड, he spoke his whole speech in English. But when he wanted to speak something which was unwanted, he chose Malayalam. And it was, yes. John Mittas, yes. No, legally you are sound, John Mittas, nothing. Legally you are sound. But I have said it's a smart move. Yes. Smart move. You wanted something to be told to this house and you wanted something to be told to the Kerala people. So
So that smartness. It's a compliment. It's a compliment. And whatever he spoke in Malayalam, had nothing to do with the bill. Had nothing to do with the bill. So anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि डिविएट होना, डिरेल होना, डिविएट करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में है। अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। रिजू साहब ने बताया कि रेलवेज, डिफेंस, इनके बाद ये आती है। वैसे तो ये अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि डिफेंस और रेल तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है ही है, देश की प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई ये कोई कुतर्क है क्या? और इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिवेंट मिसयूज, प्रॉपर्टी एंड पावर्स जो इसमें से डिराइव होती हैं, जो 2000 अमेंडमेंट में असीम हो गई, क्या उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होने चाहिए? आप बताइए, वो अकाउंटेबल नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो जवाबदेह नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो भारत की जनता और मुस्लिम बहनों भाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यह बिल सिर्फ उसको अकाउंटेबल बनाने का प्रयास कर रहा है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आप तय कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैं इस फोरम पर जहां बिल की बातचीत चलती है वहां मैं कोई राजनीति लाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के वो चले हैं और चले नहीं है, इसको उन्होंने पूरा किया है। राधा मोहन जी ने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर के, आवास योजना से लेकर के, शौचालय से लेकर के, कभी नहीं देखा कि ये फॉरवर्ड को मिला, बैकवर्ड को मिला, मुस्लिम को मिला, क्रिश्चियन को मिला, किसको मिला? जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है। इसकी चिंता नहीं। अब इससे ज्यादा मेन स्ट्रीमिंग क्या हो सकती है? और इसीलिए जब मैं इसकी बात कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट से बाहर निकल करके नेशनल इंटरेस्ट में इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप तय करें, मुझे उसमें कहने की बात नहीं, हम मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई भी किसी कलर में ना देखा जाए। मोदी जी के नेतृत्व का सपना भारत का यह है कि सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबको साथ लेकर के चले। इसीलिए हम लिप सर्विस नहीं करते हैं, हम रियल सर्विस करते हैं। वी डू द रियल सर्विस। हम लिप सर्विस कर रहे होते हैं। मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाई, ये सारी योजनाओं से राधा मोहन जी ने बताया 30% मुस्लिम भाइयों का लाभ हुआ है, इसमें से 35% उन्होंने लाभ लिया है, 35 हमने कभी इसका डंका पीटा क्या? नहीं, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है? किन लोगों ने अलग रखा है? किन्होंने उनको डरा के रखा है? किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है? ये पॉलिटी, दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एंड आई विल टेल यू, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया
बांट बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पड़ पड़ के देख लिया, 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि लिप सर्विस नहीं रियल सर्विस की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो नहीं लगाई गई? क्या वो रेट्रोग्रेटिव स्टेप था ट्रिपल तलाक हटाना, या प्रोग्रेसिव स्टेप था? हमारे नासिर साहब कहते हैं कि वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन सेकंड ग्रेड सिटीजन। यू मेड द इंडियन मुस्लिम लेडीज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स, यू मेड इट सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। और मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट में, सभापति जी, इजिप्ट में ट्रिपल तलाक, ये मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम देश में, इजिप्ट में 1929 में समाप्त हो गया था। सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था। बांग्लादेश में 71 में बना, 72 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। इराक में 1959 में समाप्त हो गया। सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया। मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया। ये सब मुस्लिम देशों का मैंने नाम लिया है। ये भारत देश था जहां हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने से रोका जा रहा था, और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने उसको उनको करके दिया। इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, रियल सर्विस या लिप सर्विस। वी बिलीव इन रियल सर्विस। आज करोड़ों बहनें, मुस्लिम बहनें आज आजाद हो गई, उनको लाइफ विद डिग्निटी जीने का मौका मिल रहा है। किसने किया यह काम? क्या यह ऐतिहासिक फैसला नहीं है? इज इट नॉट एन हिस्टोरिकल डिसीजन? It is an historical decision, and none other. It is Prime Minister Modi which has done this. That we have to understand. उसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा आज के बारे में। आज हम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है, और ये एक तरीके से हमारे को कब्जे में लेने की बात है, और हम कोई बड़े रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, टर्की मुस्लिम देश है, सभापति जी, वहां 1924 में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ फाउंडेशंस बन करके मैनेजमेंट ऑफ वक्फ का काम शुरू हो गया था। इट इज ए मुस्लिम कंट्री, टर्की, 1924। और वहां पर टर्की में ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट for their better management and transparency. When did they do? 1924. 100 साल पहले। They saw to it that the misuse of waqf properties was prevented through digital recording in late 80s, 90s, and income of waqf began to be used for the development of education and health. ये किसने किया? टर्की ने। हम यहां कर रहे हैं, आप तो कर, यूपीए की सरकार को कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे? मलेशिया मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। इन मलेशिया अथॉरिटी ऑफ वक्फ मैनेजमेंट, वहां क्या बोलते हैं? स्टेट इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल, स्टेट चलाता है। और मलेशिया बिगैन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल मॉडल्स टू इंप्रूव द वक्फ मैनेजमेंट। उन्होंने भी शुरू कर दिया। वहां उन्होंने नई बात शुरू कर दी, वक्फ शेयर्स। वक्फ शेयर्स वर इंप्लीमेंटेड विच इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द राइज इन द वक्फ इनकम। सब कुछ प्रोग्रेसिव तरीके से चलने की प्रयास कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वॉज एंश्योर्ड एंड डिजिटल डाटाबेस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू जियो मैपिंग। यानी ये भी मलेशिया में भी जियो मैपिंग और डिजिटलाइजेशन से प्रॉपर्टी को उसको देखा जा रहा था। सऊदी अरेबिया, रिफॉर्म्स वर मेड इन सऊदी अरेबिया इन 2016 एंड द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ, और वहां पर सऊदी वक्फ अथॉरिटी बनाई गई
which was established, and new policies were implemented to make the Waqf properties more economically beneficial. इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, और द वक्फ इनकम वाज यूज्ड टू एम्पावर द रिलीजियस एंड एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज। ये मुस्लिम देश जब वक्फ को सरकार कब्जे में लेकर के जब उसका मैनेजमेंट कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं, यहां तो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ काउंसिल ही चलाएगा। हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अकाउंटेबल हो सके, उस तरीके का हम प्रयास करें। इंडोनेशिया अगेन अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। यहां इंडोनेशिया बिगेस्ट इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड, जिसको वो बदान वक्फ इंडोनेशिया बोलते हैं, इन 2004 वक्फ एक्ट वाज अमेंडेड इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, और द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश वक्फ was implemented for maximizing the benefits derived from the waqf assets। यानी उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और लोगों के लिए काम आ सके। ईरान में द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडाउमेंट्स एंड चैरिटेबल एक्ट अफेयर्स। ये भी सरकार के पास है। After 1979 Islamic Revolution, extensive reforms were made in the management of the waqf properties। मैंने आपको इसलिए सारी बातें बताई और इन देशों का नाम लिया कि ये लोग जो मुस्लिम देश हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है। और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 2013 की बात कही गई। हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हाँ थे, साथ हम थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी, और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई, 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई। और इसका दुरुपयोग ना हो, हम नहीं कहते, हम वी आर नॉट टेकिंग योर लैंड, ये 21 लाख भी तुम्हारी और 18 लाख भी आप ही का, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए हमने ये तय किया कि इसको बिल ला करके जो एक्ट में 2013 में जो चीजें मिली हुई थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इट विल बी नेसेसरी, एंड लॉ इज एन इवोल्यूशन, द इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज एन इवोल्यूशन प्रोसेस थ्रू विच इट गोज। तो इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास उसमें से किया गया, और उसको करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अब ये जो अमेंडेड एक्ट था, ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस एक्ट 2013, it grants extraordinary powers to the Waqf boards and appears to override the constitutional and the legal framework of India। ये आर्टिकल 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law, इसको वायलेट करता है 2013। और जो रिज्जू साहब बिल लेकर के आए हैं वह उसको प्रोटेक्शन देता है। यह इसकी खूबी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। इट वायलेट्स आर्टिकल 300A, लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री सीजर। ये आर्बिट्री जो सीजर होता है, ये इसको प्रोटेक्शन मिलती है 300A में, वो उसको प्रोटेक्ट करने से रोकता है। कैसे रोकता है? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज ए रीजन टू बिलीव दैट इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। यानी अपने से ही तय करती है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है, और अपने से ही रियलाइज कर लेती है यह
प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री सीजर से रोकने का प्रयास है और इसको वायलेट करता है ये सेक्शन। उसी तरीके से ये वायलेट करता है फेयर ट्रायल आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं। जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन 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 पढ़ते हम हैं। Honorable Leader of the House, Honorable Leader of the House, Jairam ji, showing an object in the House is indecorous. Nothing. ये संविधान की किताब को, And a constitution should never be treated like an object. It's a sacred book, testament for our democracy. ये संविधान की रक्षक हैं, संविधान की बात करते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग हम करते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ फेयर ट्रायल आर्टिकल 21, सिटीजन्स कैनॉट चैलेंज वक्फ डिसीजन इन रेगुलर कोर्ट्स। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं क्या कि सिटीजन्स कैनॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ द वक्फ इन द सिविल कोर्ट? क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इन अ वे वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ, इट इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ लाइफ। तो मैं आपको संविधान की दृष्टि से उन अनुच्छेदों के बारे में बता रहे हैं। इट बिकेम मोर पावरफुल देन जुडिशरी। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 54, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी थ्रू वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर देगा। वक्फ बोर्ड सेक्शन 6 and 7, इट बार्स ऑन द सिविल कोर्ट्स फॉर दैट नो लीगल एक्शन इज अलाउड। आप बताइए ये ड्रैकोनियन लॉ बन गया था कि नहीं बन गया था? ये ओवर पावरिंग था कि नहीं था? मैं तर्क कर रहा हूं, आपको कुतर्क लग रहा है? बताइए। मैं तर्क रख रहा हूं कि क्या ये ओवर रीचिंग नहीं था क्या? और ये ओवर रीचिंग संविधान के बेसिक स्पिरिट को चैलेंज करने वाला नहीं था क्या? नहीं है क्या? और इसीलिए इन सारे सेक्शंस को उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85, बार ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 83(7), फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन, as mentioned, the subsection declares the tribunal decision as the final and binding, having the force of the civil court decree. यानी सिविल कोर्ट की पावर ये सेक्शन 83.7 रखता है और उसकी फाइनल डिसीजन होगा बिना अपील के। और वक्फ बोर्ड सेक्शन 83(9), द सबसेक्शन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, अब ध्यान से सुनिएगा, the subsection explicitly states no appeal shall lie against any decision or order, whether interim or otherwise, given or made by the Waqf Tribunal. Against the Constitution, right? क्या ये भारत के मूल संविधान, आप नासिर जी कॉन्स्टिट्यूशन के लाल किताब को खोल के देख लीजिएगा, वो संविधान के मूल धारा को टच को उल्लंघन करती है कि नहीं करती है? और ये आर्टिकल 12 के भी पावर्स को टेक ओवर कर रही है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और द लोकल अथॉरिटीज विल हैव ए लिमिटेड पावर ओवर द वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी बहुत लिमिटेड पावर होगा। Even the state governments have a limited interference in the वक्फ प्रॉपर्टीज, ऑपरेट आउटसाइड द नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम, यानी वो नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम के से अलग हट करके ही काम करते हैं, इस तरीके का है। बहुत सी बातें हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताई हैं, लेकिन मैं मूल बात बताना चाहता हूं कि एक तो ये जो बिल आया है इसमें क्या है, ये वक्फ बाय यूजर, ये इसको रिमूव करता है। वक्फ बाय यूजर, ओनली डिक्लेरेशन ऑफ एंडाउमेंट अलाउड
and the donors must be practicing Muslims for at least 5 years. अब मैं कहना नहीं चाहता ये क्यों, इसके पीछे कोई मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता, अनकंफर्टेबल बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हाँ, जो देने वाला है वो जेन्युइन तो होना चाहिए ना, और उसकी जेन्युइननेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है, वो बोलेगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां के मुल्ला बोलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फीमेल का इनहेरिटेंस को रोकना यह एक बहुत बड़ा रेट्रोग्रेटिव स्टेप था, उसको ताकत देना यह इस बिल का काम है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। Themselves a family or anybody, were told clearly that they should obtain a no objection certificate from the Waqf board. They are selling their private property, and even if the district administration, like the honorable member is saying, that the collector while doing the digitization entered it wrongly or whatever, the entire village, the collector has put into wrong entry, and that entry so happens that every villager who has to do any transaction in his land, even if he is giving for what we call in Tamil kuttagai, temporarily give it for certain number of years for a farmer to cultivate and give him some returns, even for that the no objection certificate had to come from the Waqf, sir. I mean, what is this? Why wouldn't, even if that element is true, that the revenue official entered it wrongly, couldn't the Waqf board say, why are these coming to us? We have nothing to do with it. Sorry, collector, get going. Nothing of that happened. The poor people are running from pillar to post saying, when did this become somebody else's? It's mine. Generationally, we've been here. What happens to the temple? The temple was built by the Waqf board, and normally it's to the court, sir. Leader of the House. Leader of the House. सर, आप हो गया? He's not yielding. He's not yielding. No, he's not yielding. It will be never ending. No, it will be never ending. Leader of the House, Sir, nothing has been तो going मैं ये कह रहा था Leader of the कि House. गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइड as Nothing is going on record. seized as Waqf. No. Only what the Leader of the House says. Resolved by the collector who reports to the state. Government properties identified as Waqf ceased to be Waqf. Disputes resolved by the collector who reports to the state. अब ये जो बिल है वो कलेक्टर को ये ताकत देता है कि वह निर्णय करे कि यह प्रॉपर्टी किसकी है, इसका ओनर कौन है, और तब उसके तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। और ये जो बिल है वह प्रॉपर्टी को असर्टेन करने का जो वक्फ की ताकत थी उससे रोकता है, और यह पावर कलेक्टर को देता है कि वह तय करे कि वेदर दिस प्रॉपर्टी कैन बी एडेड इनटू दी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी वक्फ को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इसका टाइटल वो तय कर सकता है। वक्फ की हो जाती है। ये मैं किसी पर एस्पर्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गलत चल रहा था उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी को भी साथ देना चाहिए। अभी मैंने पहले कहा इन 2006 देयर वर 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज विच इंक्रीज टू 8.7 लाख प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप 4 लाख से 8 लाख आपकी प्रॉपर्टी हो गई। हाउएवर द टोटल इनकम which was 163 crores in 2013, that only increased after 2013 to 166 crore. 3 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, यानी 4.9 लाख वक्त प्रॉपर्टीज जो 8.7 लाख प्रॉपर्टी हो गई, उसकी कमाई 166 से 163 से 166 हुई। और
इसलिए सीएजी में, अच्छा, सीएजी ने भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी 2018 में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग और खामियों के बारे में बहुत सीरियस प्रश्न उठाए।